एक बेहतर और सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें सही जगह पे अपना टारगेट बुक करना आना चाहिए। इसी को सीखने के लिए हमने पहले 2 वीडियो बना रखा है और यह उस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से पता चल सके कि हमें टारगेट कहाँ बुक करना होता है, कहाँ बुक नहीं करना होता है और किन किन फैक्टर्स पे हमें ध्यान रखना होता है ताकि हम एक सही जगह पे अपना टारगेट बुक कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमें अपना टारगेट बुक करने के लिए जब हम कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, लाइक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो हमें कम से कम इन 8 फैक्टर्स को तो ध्यान में रखना ही होता है ताकि हम एक सही टारगेट बुक करें, एक सटीक टारगेट बुक करें और अपना प्रॉफिट बनाएं। इस 8 फैक्टर्स में हम लोग प्रीवियस स्विंग्स को कवर कर चुके हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। इन चारों फैक्टर्स के आधार पे हम लोग कैसे अपना टारगेट बुक करें इसे देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट बच क्या जाता है जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है हमारा चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन और मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडाइसेस। इंडेक्सेस बोले तो इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी। और भी हमारे पास ढेर सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि उनमें से एक फिर निफ्टी भी है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अपना शुरुआत चार्ट पैटर्न से करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के आधार पे हम लोग अपना टारगेट कैसे बुक करें। अगर आपको चार्ट पैटर्न क्या होता है ये भी नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो आप लाइव चार्ट देख रहे होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करते समय, तो चार्ट पे कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। कभी पैटर्न फॉर्म होता है, कभी नहीं होता है। कभी आप देखिएगा तो चार्ट ऐसे ऐसे चल रहा होता है, कभी देखिएगा ऐसे करके ऐसे चल रहा होता है, कभी देखिएगा कि एक ट्रायंगल शेप में ऐसे ऐसे चल रहा है चार्ट, कभी ऊपर से नीचे तो कभी ऐसे करके ऐसे चल रहा होता है। तो वो हर समय कभी आपको एक पैटर्न फॉर्म बनाता हुआ दिख जाएगा, कभी आपको हार्मोनिक पैटर्न दिख सकता है। तो एक पैटर्न बनाता है, कभी नॉर्मली अपना चाल चलते रहता है कोई भी चार्ट। तो जो ये पैटर्न फॉर्म होता है ना चार्ट पे कुछ खास प्रकार का, उन सारे टाइप्स का नाम भी है, उसी पैटर्न्स को हम लोग चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब पैटर्न कैसा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर चार्ट पर ऐसे करके ऐसे पैटर्न बन रहा है तो ये डबल टॉप हो जाता है हमारे लिए, ऐसे करके ऐसे हो रहा है तो ये हमारे लिए डबल बॉटम हो जाता है। तो यही हमारा चार्ट पैटर्न है और इसके आधार पर भी हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब बात तो ये हो गया कि मान लीजिए कि हम इसके आधार पर ट्रेड ले लिए, तो अपना टारगेट कैसे बुक करेंगे। बहुत सिंपल है टारगेट बुक करना। अगर आप चार्ट पैटर्न के आधार पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा टारगेट भी चार्ट पैटर्न के आधार पे हम लोग बुक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पूरा चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि चार्ट पैटर्न्स के लिए हम एक अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सारे चार्ट पैटर्न्स को कवर करेंगे। आप उसमें आसानी से सीखेगा कि किसी भी चार्ट पैटर्न के बेस पे हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, कैसे उसका एसएल अपना सेट होता है। हर एक चीज को हम लोग उसमें डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसमें फिलहाल हम आपको बता देते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि आखिर हम चार्ट पैटर्न के भी आधार पर टारगेट कैसे बुक कर सकते हैं ताकि हमारा टारगेट मिस ना हो। अब देखिए, आपको मैं इधर पहले चार्ट पे बता देता हूँ। मार्केट में प्राइस ऐसे करते हुए नीचे की ओर आ रहा है डाउन साइड में। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, एक पॉइंट के बाद प्राइस फिर से नीचे आता है, फिर से प्राइस ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। अगर आप चार्ट पैटर्न पढ़िएगा तो उसमें एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है यही यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर प्राइस ऐसे करके डिजाइन बनाते हुए चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर आपने ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये नीचे की ओर अगर ब्रेकआउट दे रहा है, जिसे हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, अगर नीचे की ओर निकल रहा है तो इसका भी टारगेट हम इस पैटर्न के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस स्विंग्स के हिसाब से छोड़िए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से छोड़िए, इसका एक अपना टारगेट भी होता है। और वो टारगेट क्या होता है, जहां से ये पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, ये इसका एक बेस है और इस बेस से स्टार्ट हुआ है और ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट को टच किया है उसके बीच में जो दूरी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 60 पॉइंट का दूरी है तो हमारा टारगेट भी यहाँ पर ब्रेक डाउन देने के बाद में 60 पॉइंट का होगा। यहाँ से हम इसको माप लेंगे, यहाँ पे 60 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। किसी भी चार्ट पैटर्न में हम लोग ऐसे ही करके अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो अब ध्यान में रहेगा ना कि जब भी आप टारगेट अपना बुक कर रहे होंगे तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं कहीं वहां पे कोई पैटर्न तो फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उसके हिसाब से अपना टारगेट बुक करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी एक हमें छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है। तो सपोर्ट तो हम देखेंगे ही, लेकिन हमें अगर यहाँ पे कोई पैटर्न के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड मिल रहा है तो उस पैटर्न का भी हम लोग
टारगेट देखेंगे और उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट करेंगे। और एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि प्राइस ऊपर से यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, अगर प्राइस यहीं पे 2 3 4 बार ऐसे करके तब यहाँ से ऊपर गया होता और उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया होता, प्राइस ऐसे ऊपर करके एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, तो अब आपका टारगेट कहाँ सेट होता? पहला, क्या यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट आपका है गैप, ये 60 पॉइंट का जो आपको यहाँ पे कहीं 60 पॉइंट आपको मिल जाएगा, तो क्या आप यहाँ पे सेट कीजिएगा? ध्यान रखिएगा आप एक बात को, जो आपने पहले 2 वीडियो में देख रखा है कि हम अपना प्रीवियस स्विंग के आधार पर भी और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर भी अपना टारगेट सेट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 5-6 बार प्राइस नीचे से आके तब ऊपर गया हुआ है, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हमारे लिए एक टारगेट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये 60 पॉइंट के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो प्राइस में भी यहीं से रिवर्स कर सकता है। समझ में आया? इसलिए हम टारगेट पहला अपना यहीं पे निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 2-3 बार स्विंग भी आपको दिख रहा है तब भी हम अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो जो भी हम 8 फैक्टर्स के बारे में बात किए हैं, उन 8 फैक्टर्स में से जो भी आपको पहले टारगेट दिखता है आप वहां पे बुक कर लीजिएगा टारगेट। अब भाई हमें पहले टारगेट क्यों बुक करना है वो भी ध्यान दे लीजिए। अगर आप यहाँ पे टारगेट बुक नहीं करते हैं, यहाँ पे एक आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है तो आप नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग भी नहीं करेंगे, बाकी लोग यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे टारगेट बुक होने लगेगा प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है, उन सेलिंग प्रेशर से जो भी ट्रेडर्स है वो बाहर जा रहे हैं, तो अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर के लिए रुकेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करेगा। और अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बरकरार रहा, कुछ ही लोग टारगेट से निकलेंगे, बाकी लोग अपना पोजीशन बनाए रखेंगे और भी सेलर्स जुटेगा तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसलिए यहाँ पे ज्यादा सेलर्स तो नहीं जुटने वाले, तो यहाँ पे थोड़ा देर हो सके प्राइस रुकेगा और फिर ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस रुकने लगा तो यहाँ पे बायर्स का भी मूड बनने लगेगा कि भाई हमें खरीद लेना चाहिए, खरीदारी यहाँ पे करना चाहिए। क्यों खरीदारी करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसलिए वो क्या करेंगे, बायर्स खरीदने लगेंगे। ऑप्शन बायर्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी खरीदेंगे और प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। और अगर आप यहाँ पे अपना टारगेट बुक नहीं किए रहिएगा तो प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे अपना आपको कहीं इधर अपना एसएल हिट हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपना टारगेट बुक करते रहना जरूरी होता है। अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक फ्लैग देख रहे हैं, फ्लैग का यहाँ पे जो पोल है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। भाई बुलिश फ्लैग पैटर्न जो होता है वो काफी अच्छा एक पैटर्न है जो मार्केट में दिखते रहता है और आसानी से हम लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका टारगेट कैसे बुक करेंगे भाई? पीछे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। ये जो फ्लैग पोल का जो लेंथ होता है, मान लीजिए कि ये 80 पॉइंट का पोल का लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 80 पॉइंट का, तो इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से भी हम आगे 80 पॉइंट का अपना टारगेट सेट करके रखेंगे। ठीक है, आसानी से हम लोग ऐसे करके अपना चार्ट पैटर्न में टारगेट बुक करते हैं। अब मान लीजिए इधर कहीं सब आपको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा होता, मान लीजिए ऊपर गया फिर आपको इधर कहीं स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो 80 पॉइंट से पहले ही आपको अगर ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, मान लीजिए कि 60 पॉइंट पे 70 पॉइंट पे दिख रहा है, तो हम अपना टारगेट यहीं पे बुक कर लेंगे, इसके सामने ही। क्यों करेंगे? पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे क्या हुआ, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ। अगर आपको ये पैटर्न अभी नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, हम चार्ट पैटर्न जब पढ़ाएंगे तो इन सारी चीजों को कवर करेंगे, एक एक करके आपको डिटेल से बताएंगे कि ये पैटर्न फॉर्मेशन क्यों हुआ, ये पैटर्न फॉर्मेशन के पीछे साइकोलॉजी क्या है और हम कैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ में ऐसे पैटर्न से बचना भी चाहिए। हर एक चीज हम लोग जब चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसका टारगेट कैसे बुक कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये पहले वाला शोल्डर और ये बीच वाला हेड होता है, फिर बाद वाला शोल्डर होता है। तो ये जो हेड का दूरी जो होता है अपने बेस से नीचे से, इसका ये बेस है, इसके ऊपर जो इसका हेड है, जिससे बेस से लेके ऊपर तक के बीच का मान लीजिए कि 100 पॉइंट की दूरी है, तो हमारा टारगेट भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद में 100 पॉइंट का होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर लेंगे। फिर से वही बात, अगर इधर कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल गया तो हम इधर ही कहीं अपना टारगेट 100 पॉइंट से पहले ही निकल सकते हैं। अब 100% नहीं निकालना होता है, अपना 50% निकाल लेंगे, 70% निकाल ले क्वांटिटी, ऐसे करके अपना टारगेट अचीव करते रहते हैं। चार्ट पैटर्न समझ में आ गया? मोटा मोटी ही समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि डिटेल के साथ जब आप चार्ट पैटर्न वाला वीडियो देखिएगा, लंबा चौड़ा उसका सीरीज आएगा, तो उसमें सही से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझ लेना कि चार्ट पैटर्न के आधार पर भी हम लोग अपना ट्रेड बुक करते हैं। अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे टारगेट अपना बुक कर रहे होंगे और वहां से पहले ही आपको अगर आप कोई
चार्ट पैटर्न का टारगेट दिख रहा है तो उससे पहले अपना चार्ट पैटर्न के आधार पर बुक कर सकते हैं। किसी और फैक्टर्स का अगर टारगेट आपको पहले दिख रहा है तो उसी के आधार पर अपना टारगेट पहले बुक कर लीजिएगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है, नहीं तो आप अपना सपोर्ट को इंतजार करते रह जाइएगा, बीच में अपना चार्ट पैटर्न अपना टारगेट देके चला जाएगा, आप सोचेगा यार हमारा टारगेट ही अचीव नहीं हुआ। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न के आधार पर अपना टारगेट सेट करके रखे हैं 100 पॉइंट का, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 पॉइंट का ये टारगेट अपना बुक सेट करके रखे हुए हैं। और इधर कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था भाई, 100 पॉइंट पहुंचने से पहले ही 80 पॉइंट पे ही अपना टारगेट लोग बुक करने लगे, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगा। आप सोच रहे यार फिर से हमारा टारगेट बुक नहीं हुआ, ये चार्ट पैटर्न फेल हो जा रहा है। भाई ये फेल नहीं हो रहा है, आप पहले के कंडीशंस को नहीं जान रहे हैं, बाकी के 8 फैक्टर्स जो हैं उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसे भी ध्यान में रखिए, तब तो आपको पता चले कि टारगेट हमें कहाँ बुक करना है कहाँ नहीं बुक करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडिकेटर्स को। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा मूविंग एवरेज है, ईएमए है, आरएसआई है, बोलिंजर बैंड्स है, बहुत सारे हमारे पास एमएसीडी है, ढेर सारे जैसे कि सुपर ट्रेंड, बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स। अब इन इंडिकेटर्स को हम लोग टारगेट के लिए कैसे यूज करते हैं उसे जानना जरूरी है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इंडिकेटर्स को भी हम लोग अपना टारगेट के लिए यूज करते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी जब हम लोग इंडिकेटर सीरीज पढ़ेंगे उसमें डिटेल के साथ कवर कर लेंगे। अभी बस अपना फैक्टर्स देख लीजिए कि ये भी एक फैक्टर है टारगेट बुक करने के लिए। आइए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड आप जब इंडिकेटर देखिएगा तो उसमें एक छोटा सा स्ट्रेटजी है कि प्राइस जब नीचे से जा रहा है और ये बीच वाला जो लाइन होता है इस पे अगर सपोर्ट लेकर एक दो बार सपोर्ट ले लिया और अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जा रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अप साइड का मतलब सी खरीद सकते हैं ऑप्शन में, या फिर आप इक्विटी खरीद रहे हैं तो आप सिंपली बाय कर सकते हैं। और इसमें प्राइस जब तक ऊपर ऊपर वाले लाइन को टच करते हुए जा रहा है तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हैं। और जैसे ही आगे चल के ये जो प्राइस है ये बीच वाले लाइन को क्रॉस करके नीचे वाले लाइन को टच कर दे, आप वहां से बाहर निकल जाते हैं। अगर मार्केट ये बीच वाले लाइन पे ही रुकने लगे तो आप वहां से भी मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके हिसाब मार्केट से बाहर निकलने का क्या मतलब, अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से भी हम अपना टारगेट बुक करते हैं। ये मैं बस आपको सिंपली बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में, डिटेल के साथ नहीं समझा रहा हूँ, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप डिटेल के साथ समझिएगा इंडिकेटर वाले सीरीज में तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। इसके ढेर सारे स्ट्रैटेजी भी है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड भी लेते हैं, वो भी आपको उसमें पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक और भी इंडिकेटर है जिसे हम एमएससीडी बोलते हैं। यहाँ पे जब भी क्रॉस ओवर होता है तो हम लोग बाई या सेल करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्लू वाला लाइन जब ये रेड वाले लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाई करते हैं। जैसे इसके सामने यहाँ पे क्रॉस किया, इधर पे हम लोग क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। और जैसे ही फिर ये ब्लू वाला लाइन ऊपर से नीचे की ओर जब रेड लाइन को क्रॉस करेगा नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। इसके ऊपर कहाँ, इधर कहीं हम लोग सेल कर देते हैं। फिर जब ये नीचे से ऊपर की ओर काटेगा फिर हम लोग बाई कर लेंगे, फिर नीचे की ओर यहाँ पे कटेगा हम लोग फिर सेल करते हैं। ऐसे करके हम लोग इंडिकेटर के बेसिस पे अपना टारगेट बुक करते हैं। सेल करना का मतलब अपना टारगेट बुक करना। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर को ही हम लोग नहीं देखते हैं, इसके साथ प्राइस को भी देखते हैं और भी इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। नहीं तो सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे करिए, अगर आप ट्रेड करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको बाई करवाएगा, यहाँ पे आपको सेल करवाएगा, अच्छा खासा आपको लॉस में निकालेगा। बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग देखते रहते हैं, तब जाकर कहीं हम लोग अपना टारगेट बुक करते हैं और सही जगह पे एंट्री भी लेते हैं, एग्जिट भी करते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं। इंडिकेटर समझ गए, डिटेल के साथ नहीं, बस फैक्टर्स आपको पता चल गया ना कि इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग टारगेट बुक करते हैं, डिटेल के साथ इंडिकेटर वाले सीरीज में। अब जो हमारे पास में है वो है OI, जो ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। इसे भी आप यहाँ पे आसानी से समझ लीजिए, बस शॉर्ट में। डिटेल के साथ जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ये सीरीज इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। पिछला मंथ हमने सोचा था कि स्टार्ट करें, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस सही नहीं रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछा था कि आप बताइए कि क्या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ लोग बोले हाँ चाहिए, कुछ लोग बोले नहीं सर अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद डाल दीजिएगा, इसलिए थोड़ा सा हम रुक गए। अगर आपको ऑप्शन का वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा प्लीज। तो देख लीजिए, ऑप्शन चेन में जो OI के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट और एंट्री सेट करते हैं। कैसे वो देख लीजिए, बहुत सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम शॉर्ट में। ये जो OI होता है ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है। आप जब NSE की वेबसाइट पे जाके देखिएगा तो आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे देख लीजिएगा। तो ये जो कॉल होता है, हम जब भी ऑप्शन चेन को देखेंगे तो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं
ये जो OI आपको दिख रहा है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं अपना टारगेट के लिए। यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को निकालते हैं और उसी के हिसाब से अपना टारगेट बुक करते हैं। हमारा स्ट्राइक प्राइस अभी क्या चल रहा है? 49,300 रुपए का। ये क्या है? हमारा एट दी मनी का स्ट्राइक प्राइस है। एट दी मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब क्या होता है सब आपको ऑप्शन चैन में पता चल जाएगा। फिलहाल आप बस देखते जाइए थोड़ी देर के लिए। ये 49,300 रुपया क्या है? हमारा एट द मनी है। तो ये एट द मनी से जो हमारा करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर या 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग 3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखते हैं, बहुत सारे लोग 5 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखते हैं, और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि OI किसका ज्यादा है। जैसे कि ये 49,300 से 5 स्ट्राइक प्राइस हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ये 1 हो गया, 49,102 हो गया, 49,300 हो गया, मतलब 3 हो गया, 48,904 हो गया, 48,805 हो गया। तो यहाँ तक का हम लोग देखेंगे कि OI किसका ज्यादा है, ये ऊपर में भी और यहीं नीचे तक भी। जिसका भी OI ज्यादा होगा तो कॉल साइड में जो OI ज्यादा होता है वो हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करता है, और ये पुट साइड में अगर OI ज्यादा है तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। कैसे? देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे किसका OI ज्यादा है, ये 65,000 और इधर 58,000। 58,000 का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 49,000। और ये 65,000 का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 49,500। ठीक है, तो जब आप चार्ट पे देखिएगा इसे, मैं आपको बता देता हूँ। इधर यहाँ पे मान लीजिए 49,000 है और ये 49,500 है। तो यहाँ भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखा रहा है OI ऑप्शन चैन में, और 49,000 पर भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखा रहा है। अब जब OI ज्यादा होता है, जैसे कि नंबर्स में यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ज्यादा है इसलिए स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है? सिंपल सी बात है, अगर कोई एक बंदा सेल कर रहा है तो खुद का उसका एक टाइप का एनालिसिस होगा, एक स्ट्रेटजी होगा, उसके हिसाब से वहां पे सेल किए होगा। ये जो OI होता है बेसिकली ये क्वांटिटी है, इतना समझ लीजिए आप। तो अगर एक बंदा सेल किया हुआ है तो एक स्ट्रेटजी काम कर रहा है। अगर यहीं पे 10,000 लोग सेल कर रहे हैं तो वो 10,000 अपने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो यूज कर रहे होंगे। तो एक बंदे का सेलिंग अगर यहाँ पे हो रहा है कॉल साइड में, कॉल बेचने का मतलब वो जान रहे हैं जो भी सेलर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। भाई हम सेलर हैं, हम कॉल बेच रहे हैं, तो हमारा तो यही मतलब होना कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कहाँ से? अगर हम यहाँ पे 49,000 का कॉल बेच दिए तो हम तो यही सोचेंगे कि 49,000 से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि हमने कॉल बेचा है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाने लगे तो हमारा हो जाएगा घाटा, क्योंकि बायर्स का फायदा होगा। जो हमने कॉल बेचा है वो बायर्स भी कॉल खरीदेंगे। बायर्स कॉल खरीदेंगे तो उन्हें प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब बायर्स को प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो घाटा किसको होगा? सेलर्स को होगा। सेलर्स के जेब से पैसे जाएंगे। तो इसलिए सेलर्स नहीं चाहेंगे कि प्राइस 49,000 से ऊपर जाए। ठीक है, चूंकि वो 49,000 से ऊपर प्राइस को नहीं जाने देना चाहते तो वो उसे रेसिस्टेंस बना के रखेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स काफी ज्यादा हो जाएगा किसका? रेसिस्टेंस लाइन का। अब एक सेलर्स नहीं है, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना डंडा लेके कि भाई जैसे ही प्राइस ये 49,000 को टच करेगा हम इसे नीचे गिरा देंगे। क्यों नीचे गिरा देंगे? क्योंकि जैसे 49,000 को क्रॉस करके प्राइस ऊपर गया उनका होने लगेगा लॉस। इसलिए वो चाहेंगे कि 49,000 के प्राइस नीचे ही रहे। इसलिए OI भी हमारे लिए एक टारगेट का काम करता है। मान लीजिए कि हम लोग 48,700 का कॉल खरीदे हुए हैं, ये प्राइस बढ़ते हुए 49,000 के पास पहुंचा और देख रहे हैं कि 49,000 का OI बहुत ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो भाई हम 49,000 के पास में जाते ही अपना पोजीशन स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे हम टारगेट बुक कर लेंगे। वही सिचुएशन यहाँ पे हमारे लिए पुट साइड में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए था, यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। कैसे काम करता है वो सारी चीजें हम डिटेल में जब आपको ऑप्शन चेन पर आ रहे होंगे तो उस समय बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ गए काफी है। नहीं भी समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ऑप्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल के साथ बताएंगे आपको। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ऑप्शन चेन है ही वैसा जो आपको कंफ्यूज करके रख देता है। और ऊपर से हम बहुत कम समय में बता रहे हैं तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। बस आप फैक्टर्स को जानते जाइए कि ऑप्शन चेन भी एक फैक्टर्स है और इस तरीके से काम करता है, थोड़ा बहुत जान लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होता है उसे देख लीजिए। ये हमारा कंपोनेंट्स है इंडेक्स का। मान लीजिए कि अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है? भाई रिलायंस है, HDFC है, ICICI बैंक है, विप्रो है, बहुत सारी चीज। जितने भी इसके निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं वो 50 के 50 क्या है? इसके कंपोनेंट्स है। लेकिन जो उसके टॉप कंपोनेंट्स है जैसे कि रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, इन्हीं टॉप कंपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं, टॉप 5 कंपोनेंट्स को देखते हैं। उनका जो दिशा होता है मार्केट में, अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो जो ऑप्शन है निफ्टी 50 का वो भी ऑप्शन भी ऊपर जा रहा होगा। ऑप्शन कहने का मतलब ये जो इंडेक्स है वो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। अगर ये पांचों शेयर का प्राइस नीचे जा रहा होगा तो ये जो
इंडेक्स है वो भी नीचे जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग टारगेट कैसे बुक करते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है ऐसे करके, अब यहाँ पे देखिए कि ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं HDFC बैंक का वो प्राइस को वैसे ऊपर करते हुए यहाँ पे कहीं नीचे ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, रिलायंस का भी देख रहे हैं कि वो प्राइस को क्या किया है, अपने किसी न किसी चार्ट पैटर्न पे या किसी पैटर्न को ब्रेक डाउन किया है और ये नीचे जा रहा है। फिर हम ICICI को देख रहे हैं क्या, या तो ये नीचे जा रहा है या फिर इसका प्राइस बीच में साइडवेज में चल रहा है और कुछ छोटे मोटे जो शेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत करके ऊपर जा रहे हैं। अब आप ही बताओ, ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके पास 10%, 12%, 8% का शेयर है, वो अगर नीचे की ओर जा रहा है तो छोटे छोटे 1% वाले शेयर वाले जो स्टॉक है वो इंडेक्स को इतना ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हो जिसके हिसाब से आपका टारगेट मान लीजिए 200 पॉइंट का है और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मेजर जो भी इसके कंपोनेंट्स है जैसे कि रिलायंस, HDFC, ICICI ये नीचे की ओर जा रहे हैं, जबकि इसका जो इंडेक्स है वो उसका प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। अब काफी ज्यादा चांस है कि ये जो इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा ऊपर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका हेल्प इंडेक्स नहीं कर रहा है। सॉरी, इंडेक्स नहीं, इसका कंपोनेंट्स इसका हेल्प नहीं कर रहा है। कंपोनेंट्स की हेल्प की जरूरत है। अगर ये भी प्राइस ऊपर की ओर जाने लगे तब जाके इसे हेल्प मिलेगा और ये भी ऊपर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, अपोजिशन में है ये, और ये समझ लीजिए कि पावर में। अपोजिशन वाला स्ट्रांग है तो क्या करेगा, इसको ओवर रूल कर देगा, इसको ऊपर की ओर नहीं जाने देगा। इसलिए जो आपका 200 पॉइंट का टारगेट है वो वहां तक शायद नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए आप क्या कीजिए, बीच में अगर आपको कहीं भी छोटा सा भी रेसिस्टेंस दिख रहा है या आपको प्राइस यहाँ पे मूवमेंट धीमी होता दिख रहा है, आप वहां पे अपना टारगेट बुक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्राइस कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है, फटाक से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कंपोनेंट्स इसके साथ नहीं है। तो समझ गए, कंपोनेंट्स को देख के भी हम लोग अपना टारगेट बुक करते हैं। मार्केट में हम लोग कंपोनेंट्स के आधार पे भी बने रहते हैं, इसलिए हमारे लिए कंपोनेंट्स को भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स का। तो फाइनली दोस्तों, हमारा मेन कंपोनेंट्स भी खत्म हो गया, ऑप्शन चेन भी खत्म हो गया। मेन कंपोनेंट्स को हम लोग देखेंगे डिटेल के साथ। इस पे अगर आपका रेस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं मेन कंपोनेंट्स पे वीडियो बनाऊंगा। इसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो भी कंपोनेंट्स होंगे उस पर डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। किसके कितने परसेंट शेयर है, कितना कौन सा मूव करता है तो इंडेक्स कितना ऊपर जाता है, किसके मूव नहीं करने से इंडेक्स रुका रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। वो एक एक वीडियो इन दोनों पर डिटेल में बनेगा अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मेन कंपोनेंट्स को हम लोग देख लिए कि ये भी एक फैक्टर्स होता है टारगेट के लिए। ऑप्शन चेन को हम लोग देख लिए, ये भी एक फैक्टर्स है। इंडिकेटर्स को भी देख लिए और आज चार्ट पैटर्न को भी देख लिए। ये चारों कंप्लीट आज ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्रीवियस स्विंग्स को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो कुल मिला के ये 8 मेन फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ, मेन फैक्टर्स, क्योंकि इसके अलावा भी और सारे फैक्टर्स हैं लेकिन वो लोग छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जिसपे टारगेट डिपेंड करता है। छोटे छोटे फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, उतना हमें संभव ही नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं और आप पढ़े। हमें खुद ही नहीं पता होता कि कितने सारे फैक्टर्स हैं। जब हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तब हमें कुछ ध्यान में आता है, कभी कभी हम लोग भी मिस कर जाते हैं। तो फिलहाल आप मेन फैक्टर्स को ध्यान में रखें, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये कवर हो गया। उम्मीद करते हैं कि जब भी आप आगे ट्रेड करेंगे और अपना टारगेट बुक करेंगे तो इन सारे चीजों को अपना ध्यान में रखिएगा जब भी आप टारगेट सेट कर रहे होंगे। तो कि कहीं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं प्रीवियस स्विंग तो नहीं है, कोई चार्ट पैटर्न का तो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, कोई इंडिकेटर का तो नहीं है। इंडिकेटर तो खैर छोड़ दीजिए क्योंकि सारे इंडिकेटर्स हमेशा आप लगा नहीं सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखते रहिएगा, तब टारगेट सेट कीजिएगा अपना। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी कोर्स का वीडियो इसी मंथ से आ जाएगा। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो, रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है जिसके कारण वीडियो भी लेट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।